आदाब, मैं फरीदा खान हाजिर हूं इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर पैसा बोलता है। जी हां, अपनी तरह का ये खास प्रोग्राम आपकी आमदनी, रोजमर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीकों को पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की जुबानी मुहैया कराता है। आज हम बात करेंगे एनसीडीएक्स की। आपने कई बार कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसमें क्या होता है? जिस तरह शेयर बाजार में शेयर्स की खरीद फरोख्त की जाती है, उसी तरह कमोडिटी बाजार में कमोडिटी की खरीद फरोख्त होती है, जिसे हम एनसीडीएक्स के नाम से जानते हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसी पर बात करने के लिए दो खास मेहमानों को दावत दी है। हमारे साथ हैं जाने माने शेयर मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की फॉर्मर डायरेक्टर प्रोफेसर सतिंदर भाटिया। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं शुरुआत मैम आपसे करना चाहूंगी। मैम, मैं चाहूंगी थोड़ा आसान जुबान में, थोड़ा आसान शब्दों में आप हमारे व्यूअर्स को, नाज़रीन को ये समझाएं कि आखिर एनसीडीएक्स है क्या और इससे क्या कुछ फायदा हो सकता है। जैसे आपने कहा कि एनसीडीएक्स एक एक्सचेंज है जहां पर इंस्टेड ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, जो हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, ये एक्चुअली फिजिकल चीज़ें जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स हुए, तो आपका कॉटन, मेज, जवार, व्हीट, राइस, तो जितने भी एग्रीकल्चरल गुड्स हैं वो आते हैं। मेटल्स वो भी आएंगे, सो गोल्ड, सिल्वर एंड ऑल अदर मेटल्स, तो इनके ऊपर ये चीज़ें एक्चुअली बेची जाती हैं। तो उसमें आपको भाव आज का तो मिलेगा ही, बट आपको आगे जो हम कहते हैं फ्यूचर प्राइस भी आपको इन एक्सचेंज पर मिल जाएगा। तो एक फ्यूचर प्राइस अगर आपको पहले ही पता है कि आप इस प्राइस पर बेच सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। नॉर्मली हमारे किसानों को पता नहीं होता कि जब क्रॉप हार्वेस्ट होगी वो किस भाव में बिकेगी, लेकिन अगर उन्होंने एनसीडीएक्स पर एक अपना फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ओके, तो सेलिंग ऑफ फ्यूचर्स, तो उनको एक डिटरमिन्ड प्राइस मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही फ़ायदा हो जाता है फार्मर्स, और अगर कोई मेटल्स ट्रेडर है तो वो मेटल्स भी बेच रहा है। बिल्कुल। तो एनसीडीएक्स में एक तो फायदा यह है कि आप आज की कीमत भी देख सकते हैं, दूसरा जो फ्यूचर प्राइस है उसका भी आप पहले से ही डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी एक और चीज जो है वो ये है कि उसमें से जो बिचौलिए हैं उनको वो बिल्कुल हट जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता। डॉक्टर रवि सिंह, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर क्या है एनसीडीएक्स, और अगर हम अपने नाजरीन को आसान जुबान में समझाना चाहें कि किस तरह से बिचौलियों को हटा के और जो उनकी जो अशिया है उसकी सही कीमत मिले, तो वो क्या है, कैसे है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके साथ आपकी नॉलेज भी यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज होगी। सबसे पहले देखिए, समझिए, हमारे भारत में 3 तरीके के एक्सचेंजेस हैं। पहला एक्सचेंज जो है वो आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कि आपके इक्विटी मार्केट ट्रेड होता है, या फिर कैश जिसे आप कहते हैं उनको ट्रेडिंग होती है। बॉन्ड की, जैसा मैम ने बताया, उनकी ट्रेडिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वो वहाँ पर ट्रेड होते हैं। दूसरा है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पर आपके गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकल, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेड होती है, ऑयल, गैस। लेकिन जब आप बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की, जहाँ पर आपके चना, दाल, या फिर ये कह लीजिए कैस्टर, टीएमसी यानी कि आपके टर्मरिक, जीरा, पेपर, ये जो खाने पीने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो ट्रेड होती हैं, जिनके बारे में आपको जिनमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो अगर चेंज होता है, वो होता है एनसीडीएक्स पे, यानी कि नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज पे। ये तीनों एक्सचेंजेस आते हैं अंडर सेबी। तो रेगुलेशन भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है, जिससे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है और यहाँ पर कोई मैनिपुलेशन करे, ऐसा होता नहीं है। ये सेबी के अंडर में आती है और समय समय पर सेबी इसके साथ में सर्कुलर भी यहाँ पर रिलीज करते हैं। अब इस एक्सचेंज का फायदा क्या है? सपोज करिए मैं एक किसान हूँ और मैं गेहूं पैदा करता हूँ, यानी कि वीट पैदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता ही नहीं हूं कि वीट के प्राइसेस आने वाले 6 महीने बाद क्या होंगे, 8 महीने बाद क्या होंगे, या 10 महीने बाद क्या होंगे। तो वहां पर मुझे, और चूंकि इस समय अभी आप जान रहे हैं कि गेहूं का सीजन है, तो अगर मुझे पता है कि अगर आज मैं गेहूं बेचने के लिए जाता हूं
तो मुझे मेरे गेहूं का सही रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय गेहूं की क्रॉप मंडी पर आती है और तो मंडी पर जब एक तरीके की फसल आती है तो उसके दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिलती। लेकिन अगर मैं यही गेहूं दिसंबर में बेचने जाऊंगा तो शायद यहां से 30-40% ऊपर बिकेगा। लेकिन अब आप ये तो कर नहीं सकते कि आज का गेहूं आप क्या करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड हो रहा है, जितनी आपके पास वैल्यू है, सपोज करिए 100 क्विंटल गेहूं आपके पास आज है, तो आप यहां पर 3 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट आप उसको बेच करके आज ही अपना प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं और बाद में अपनी डिलीवरी एक्सचेंज में जमा कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा फायदा एनसीडीएक्स का मिलता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय यहां पर दुगनी होगी, उसको इसी तरीके के बहुत से एक्सचेंजेस हैं जिसका फायदा सीधा सीधा मिलता है। दूसरी बात है कि एक प्राइस सेट हो जाता है जो कि पूरे भारत में थोड़ा सा 19-20 के तरीके से, जहां पे जितनी कॉस्ट आती है उसके हिसाब से एक अंदाजा लेकिन आपको मिल जाता है कि फ्यूचर में कितना डिमांड होगी, कितनी प्राइसेस रहेंगी। उसमें एनसीडीएक्स उन सारे किसान भाई बहनों की या फिर ये जो आम इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एग्री कमोडिटीज में, उन पे मदद करता है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो यहाँ पर जो आती है वो ये कि वेयर हाउस के थ्रू ये चीजें खरीद फरोख्त की जाती हैं। मैम, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा समझाएं कि किस तरह से जो एक आम किसान है, एक आम इंसान है, किस तरह से अपनी अशिया को, अपनी जरी अशिया को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जाके वेयर हाउस को बेचेगा और उसको उसकी कीमत कब मिलेगी और वो कौन से रिसिट होती है जिसको उसका ध्यान रखना चाहिए, जो उसे लेनी चाहिए अपना सामान बेचने के वक्त में, थोड़ा सा समझाइए। तो क्योंकि ये कमोडिटीज बल्कि होती हैं तो एक्सचेंज पर हर एक को लेकर आना ना ही संभव है ना ही उसकी ज़रूरत है। ओके, बट फिर भी सबको चेक करना होता है कि ये गुड्स जो हैं क्वालिटी के हैं, कौन सी क्वालिटी के हैं, जो भी ग्रेडिंग सॉर्टिंग करनी होती है। तो नॉर्मली ये एक्सचेंजेस के साथ वेयर हाउसेस का इंतज़ाम हुआ होता है। तो वेयर हाउस हो सकता है 2 किलोमीटर दूर हो, 5 किलोमीटर दूर हो फ्रॉम द एक्सचेंज। तो जो भी है, जैसे कोई चना है या कोई और दाल है, उस जगह रखी जाती है वेयर हाउसेस। तो ये वेयर हाउसेस पब्लिक भी होते हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेस भी होते हैं। तो वहाँ पर जाके रख देते हैं और वहाँ पर सारी ग्रेडिंग सॉर्टिंग हो जाती है। उसके हिसाब से वो सैंपल की लिंकेज होती है एनसीडीएक्स से भी। तो यहाँ पर सारा जो टेस्ट रिजल्ट आ जाता है और उसी के हिसाब से प्राइसेस कोट की जाती हैं। तो हमारे फार्मर्स के लिए ये बहुत ही एक फ़ायदेमंद हो गया, बिकॉज नॉर्मली हर फार्मर मंडी में पहले बेचता होता था, तो मंडी में एक्चुअली वो फिजिकली गुड्स लेकर जाता था। तो संभव है कि जितना पास मंडी होगी उतनी ही उसके लिए फ़ायदेमंद रहती थी। लेकिन अब क्योंकि आपको गुड्स वेयर हाउस में डालने हैं तो आपको फिजिकली लेकर नहीं जाना, आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो जाता है। और आजकल तो इंतज़ाम किया जाता है लिटरली फ्रॉम द फार्म गेट से ही जो भी क्रॉप होती है वो बायर वहीं से उठा लेता है। लेकिन आप वेयर हाउस में रखोगे तो एक वेयर हाउस रिसीट आपको लेनी होती है, क्योंकि वेयर हाउस रिसीट ही एक तरह आपका एविडेंस है कि आपके गुड्स वहां पर पड़े हुए हैं। तो वेयर हाउस रिसीट से ही जिसके हाथ में होगी वो ही गुड्स निकाल सकता है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होते हैं, आपके जो भी स्टोर हाउस फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी वेयर हाउस में अच्छी होती हैं, तो आपको इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। तो ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। बिल्कुल। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट से कॉस्ट में कमी होने के साथ साथ जो उसका स्टोरेज का जो तरीका है, स्टोरेज का जो निज़ाम है, वो भी एक बेहतरीन तरीके से उसको स्टोर किया जाता है। इन सब चीज़ों के साथ एक सवाल और उठता है कि क्या सिर्फ जो बड़े सरमायाकार हैं, बड़े ताजिर हैं, क्या सिर्फ वही इसका फायदा उठा सकते हैं या छोटे किसान भी इसका फायदा उठा सकते हैं? डॉक्टर रवि, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कैसे जो छोटे किसान हैं वो इससे जुड़ सकते हैं और कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर बड़े और छोटे का कोई बहुत बड़ा फर्क है नहीं।
क्योंकि चाहे छोटा किसान हो, चाहे छोटी पैदावार करता हो, चाहे बड़ा किसान हो जो बड़ी पैदावार करता हो, एक्सचेंज सबके लिए एक है। और जो वहां पर प्राइस डिस्कवरी जो की जा रही है वो एक कॉमन प्राइस डिस्कवरी है, जिसका फायदा चाहे छोटा किसान हो या फिर बहुत बड़े किसान हो, वो दोनों लोग ही उठा सकते हैं और उनको सेम वहां पर जो है वो प्राइसेस मिलते हैं। अब आपने जिस हिसाब से अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी। आज से कुछ साल पहले देश की समस्या यही थी कि ये पता ही नहीं होता था कि आज गेहूं तो पैदा कर रहे हैं लेकिन उसका आगे प्राइसेस क्या होंगे, अक्टूबर में प्राइसेस क्या होंगे, नवंबर में प्राइसेस क्या होंगे, मई में प्राइसेस क्या होंगे, जनवरी में प्राइसेस क्या होंगे। लेकिन इसकी वजह से किसानों को कभी भी अंदाजा नहीं लग पाता था कि उनकी फसल उनको कब मंडी पर ले जानी चाहिए। अब इसका फायदा ये हो गया कि आप मंडी के प्राइसेस को देखकर, अगर सपोज करिए कि मैं आज मेरे पास फसल तैयार है और मेरे पास मौका है कि मैं आज से 10 दिन के अंदर किसी भी दिन प्राइस जो है वो फसल अपनी लेकर मंडी में जाकर सेल कर सकता हूं, तो उसका भी फायदा मिलता है कि आप प्राइसेस को वॉच करते हैं और प्राइसेस के ट्रेंड को फॉलो करके आप सही प्राइस को पा सकते हैं। यानी कि आपको पता है कि आज अगर कोई चीज प्राइस यहां पर 1500, एग्जांपल के लिए किसी का प्राइस 1500 चल रहा है और 2-3 दिन बाद आपको लगता है कि और इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो आपको पता है कि वो 1500 से 1550 होगा या 1600 होगा, तो आप उस टाइम पर आप एक रेट को आइडेंटिफाई करके, डिस्कवर करके आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो ये फायदा मिलता है। तो ये फायदा छोटे किसानों को ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उनके पास इतना नेटवर्क नहीं होता या फिर इतना कुछ साधन नहीं होते, लेकिन एक्सचेंज के माध्यम से उनको इसका बेनिफिट मिलता है। और चूंकि सरकार की यहाँ पर बहुत सी एमएसपी स्कीम्स हैं जिसका फायदा भी यहाँ पर किसान भाई बहन उठाते हैं, तो मुझे लगता है उसमें एक्सचेंज काफी हेल्प करता है। बिल्कुल। तो सरकार की स्कीमों से फायदा उठाने की चाहे बात हो, चाहे अपनी जो अशिया है, जो ज़राती अशिया है, उसकी सही कीमत और उसका सही जो प्राइस है फ्यूचर में, उसको लेने की बात हो, तो जो NCDX है काफी हेल्पफुल है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तरक्की की नई राहों को हमवार करता है। मैम थोड़ा सा ये बताइए कि अगर किसी छोटे किसान को, किसी लेमैन को अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना हो तो किस तरह से, क्या प्रोसीजर अपनाते हुए वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकता है और कैसे, मतलब वो अपनी जो उसकी जो खुद की जो राहें हैं इससे जुड़ने से, वो कैसे आसान बना सकता है? जुड़ना तो मुश्किल नहीं है। जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं तो वो प्रोसीजर्स हो जाएंगे। बाकी तो जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज पर हम जाते हैं, जो भी हमारे डीमैट अकाउंट होते हैं उसके लिए यहाँ पर भी जो भी रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट का, स्पेशली जब खरीदारी होती है तो NCDEX पर, जैसे हम कहते हैं हमारे फार्मर्स अपनी क्रॉप बेच सकते हैं, ऐसे अगर किसी को खरीदनी भी हो कोई क्रॉप तो हमारे स्मॉल फार्मर्स वो उनको किसी क्रॉप की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ओके, तो ट्रेडर्स भी खरीदते हैं, वो खरीद के दूसरी जगह बेच भी सकते हैं। तो दोनों खरीदारी भी होती है और बिकता भी है माल। तो जैसे हमने कहा कि अगर आप खरीदारी स्पेशली कर रहे हो तो आपको पैसे देने होते हैं एट मैच्योरिटी, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो आपको थोड़ा सा मार्जिन मनी तो देना होगा। ओके, बिकॉज अदरवाइज तो किसी को भी ऐसी गारंटी नहीं रहेगी कि आप मैच्योरिटी पर अपने गुड्स लेने आएंगे और आप सचमुच खरीदेंगे। बेचने वाले को भी और खरीदता है जो, उसको, दोनों को ये फायदा है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा भी हुआ है, ऑलराइट, और जैसे किसान ने अपनी फसल बेची भी हुई है, उसने कहा कि मैं 30 दिन के बाद जो भी तारीख होगी उस दिन को मैं अपनी फसल लेकर आऊँगा और ये बेचूंगा। लेकिन उस 30 दिनों के पहले अगर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है तो रिवर्स बोलते हैं, हम कैंसिल तो नहीं कहेंगे, कि अगर आपने बेचा हुआ है तो आप एक तरह कैंसिल कर रहे हो, अगर आप उसी को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक तरह खरीद रहे हो, उल्टा कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर लेते हो। तो इसमें स्मॉल फार्मर्स को भी, छोटे बड़े सबको ये फायदा है कि अगर आपको लगे कि आप डिलीवरी नहीं दे पाएंगे या डिलीवरी नहीं ले पाएंगे तो आपके पास सुविधा है कि मैच्योरिटी डेट से पहले
आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। जो भी रेट उस दिन का होगा उस रेट पर आप कैंसिल भी कर सकते हो। बिल्कुल, तो किसानों के लिए ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं या वो खरीद नहीं पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने वादा किया था, तो वो मैच्योरिटी की डेट से पहले उसको कैंसिल तो नहीं, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स उसको वो कर सकते हैं। अगला सवाल डॉक्टर रवि मेरा आपसे है, अगर हम देखें कि चाहे वो प्राइस की बात हो, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और ये सब लाने की बात हो, एनसीडीएक्स जो है वो काफी हेल्पफुल है किसानों को लेकर। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं थोड़ा सा फर्क एनसीडीएक्स जो है ऑनलाइन मार्केट जो है और जो लोकल मंडी है उसके बीच में समझाना चाहूं, तो थोड़ी सी रोशनी उस पर डालिए। देखिए, एक आप बात कर रही हैं उजाले की और एक बात कर रही हैं अंधेरे की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनसीडीएक्स की जो ट्रांसपेरेंसी वो पूरी तरह से उजाले में है, और वो जो मंडी में जब आप माल बेचने के लिए जाते हैं तो आप पूरी तरह से अंधेरे में रहते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि वहाँ पर आपको सटोरियों के साथ या फिर मंडी के जो ब्रोकर हैं उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, जो कि आपके साथ जो है वो बहुत अच्छे प्राइसेस आपके वहां पर डील नहीं हो पाते हैं। और जो आपने बात कही यहां पर रिस्क मैनेजमेंट की, देखिए रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए बहुत जरूरी है, और इस पूरे जो रिस्क है उसको मैनेज करने के लिए ही एक्सचेंज यहां पर, या फिर ये कहे कि सेबी यहां को इसको रेगुलेट करता है, जिससे कि किसान भाई बहनों का या फिर जो उस पे इन्वेस्टर ट्रेड हो रहे हैं उनके साथ कोई ऐसा रिस्क फैक्टर ना खड़ा हो। दूसरी तरफ है कि जैसे आपने पहली बात कही थी कि इस पे कोई भी कैसे जा सकता है। जैसे एक आम आदमी है, मैं सपोज करिए मैं एनसीडीएक्स का नाम तो मैंने सुन लिया, लेकिन मैं जाऊं कैसे मैं अपना ट्रेड कर सकता हूं। मुझे वीट खरीदना है, मैं कैसे खरीदूं, मुझे कैस्टर खरीदना है, मैं कैसे खरीदूं। तो उसका सबसे सिंपल प्रोसेस है, जैसे आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरीके से आप ब्रोकर के पास जाइए, और ब्रोकर यानी कि जो एक्सचेंज से रिलेटेड ब्रोकर हैं उनके पास जाएंगे तो आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपने बैंक का स्टेटमेंट या फिर बैंक की एक चेक की कैंसिल कॉपी यानी कि अपने केवाईसी को कंप्लीट करेंगे तो आपका वहां पर एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, और उसी के थ्रू फिर आप उनकी ऐप को इस्तेमाल करके आप खरीदारी, बिकवाली, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं और शॉर्टर पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट करके निकलना चाहते हैं और अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल मैं बार बार वीट का इसलिए ले रहा हूँ, गेहूं का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस समय गेहूं की फसल आ रही है। अब गेहूं है, मैंने देखा और मैंने गेहूं को खरीद लिया, और आने वाले 15 दिन के बाद मैंने देखा कि नहीं, मैंने तो जो खरीदा था उसमें ही मुझे अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि उसके ही रेट थोड़े बढ़ गए हैं, तो मैं वहां पर अपने जो क्वांटिटी है उसको एग्जिट भी कर सकता हूं एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने से पहले। अगर उससे पहले मैं कभी निकल जाता हूं तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको वहां पर मार्जिन मनी देनी होती है। मार्जिन मनी क्या होता है? अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट सपोज करिए कि 1 लाख रुपए का है और मार्जिन 10% है, तो यानी कि 10,000 रुपए दे करके आप 1 लाख तक का माल उठा सकते हैं या फिर बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। ये है आपका मार्जिन के थ्रू, जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एनसीडीएक्स काम करता है। दूसरी तरफ है कि जो आप मंडी से जब आप जाते हैं तो मंडी में कोई ऐसी रिलायबिलिटी नहीं होती, या फिर कोई जो आपको ब्रोकर रेट बताता है, जो मैनिपुलेशन करता है, उसी रेट पर आपको बेचना होता है। कई बार आपको लोअर रेट पर बेचना पड़ता है, और जब प्राइसेस कंपैरिजन करें तो प्राइसेस उससे 5 से 10% ऊपर चल रहे होते हैं। तो वहां पर डार्क एरिया है, यहां पर सीधा सीधा व्हाइट एरिया है, जिसमें कि आप आसानी से प्राइस को डिस्कवर करके आप यहां पर वैल्यू पा सकते हैं। दूसरा एक और फायदा है, ई नाम मंडी को भी यहां पर अगर ऐड कर देते हैं जो सरकार का है, उसका एक फायदा यह है कि आप देश की जितनी मंडियां हैं वो उस पर लगभग अब कनेक्टेड हो गई हैं। तो आप सपोज करिए कि मैं दिल्ली में बैठकर गेहूं की पैदावार कर रहा हूं, लेकिन मुझे यूपी की मंडी में और खासतौर से मैं लखनऊ की मंडी में वहां पर गेहूं बेचना चाहता हूं, तो ये सुविधा अब बड़ी आसानी से अवेलेबल है, और ये इसमें आप पूरी की पूरी मदद एक्सचेंज की ले सकते हैं। तो ये इस तरीके के बहुत से फायदे आपको यहां पर मिलते हैं।
बिल्कुल। तो इस तरह से जो लोकल मंडी है वो ऑनलाइन मंडी या एनसीडीएक्स से किस तरह से अलग है, ये हमने समझा। मैम, मैं चाहूंगी थोड़ी रोशनी आप भी इस पर डालें और साथ ही ये भी बताएं कि अगर अचानक कोई फसल है और अगर अचानक उसकी कीमतें गिर जाती हैं तो उस केस में किसान क्या कर सकता है, उसे क्या इकदाम, क्या कदम उठाना चाहिए? तो मैं मंडी, जो अलग अलग तरह की मंडियां हैं, मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ। एक है मंडी जहां आप फिजिकल लेकर जाते हैं फसल, या कोई साथ में वेयर हाउस है, वहां पर आप अपनी फसल रखते हो और जितने भी वहां पर जो हम कहते हैं कमीशन एजेंट्स होते हैं वो बोली लगाते हैं। एक तरह ऑक्शन होता है और वो आपको बता देते हैं कि इस प्राइस पर ये आज का भाव है और आप इस भाव पर बेच सकते हैं। तो जो भी हमारे किसान हैं नॉर्मली जो भी उनके पास वाली मंडी होती है वहां पर जाते हैं, और ये जो ब्रोकर्स होते हैं नॉर्मली कहा जाता है कि वे आपस में मिले हुए होते हैं, ताकि एक ब्रोकर ने कोई बोली दे दी तो दूसरा ब्रोकर उससे ऊपर भाव देता नहीं है फार्मर को। और ये क्यों होता है? क्योंकि वह लोकलाइज्ड है। लेकिन एक लोकल मंडी को छोड़कर, जैसे कहा गया है, ई नाम, जो कि एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट हो जाती है इलेक्ट्रॉनिकली, ओके, तो आप अपने एक पास वाली मंडी में ही जाते हो, लेकिन क्योंकि ये मंडी बाकी जो मंडियां हैं थ्रू आउट द कंट्री उससे लिंक हुई होती हैं और वो ऑनलाइन माध्यम से लिंक हुई होती हैं, तो आप एज फार्मर ज़रूरी नहीं है कि जो अभी आपको ब्रोकर्स जो आपको बोली लगाकर बता रहे थे ये भाव है, आप ज़रूरी नहीं आप उस पर बेचें, क्योंकि ये ऑनलाइन मंडी है, सारे कनेक्टेड हैं, आपको एक ऑनलाइन प्राइस भी मिलता है। और जो ऑक्शन होता है जहाँ पर ब्रोकर्स जितनी भी, अब आज लगभग 1473 मंडियां हैं जो कि लिंक्ड हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक, हमारे जो ई नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। सो 1473 मंडियों में कहीं भी आपको प्राइस ज़्यादा मिलता है तो आप आसानी से वहाँ बेच सकते हैं। ये ज़रूरी है कि आप दिल्ली में हो, लेकिन मंडी जो भाव आपको ज़्यादा दे रही है वो काफ़ी दूर हो, मे बी साउथ इंडिया हो, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपको ज़रूर पड़ेगा भेजने के लिए, लेकिन आपको प्राइस अच्छा मिल जाता है। बट पहले था कि इवन विद इन योर स्टेट आप बस उसी मंडी पर बेच रहे हो। अब क्या है, अगर दिल्ली भी है, दिल्ली के आसपास हरियाणा लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है, यूपी लगता है, आप किसी भी राज्य में अपना ये माल आसानी से बेच सकते हो जहाँ भी आपको ज़्यादा प्राइस मिले, तो वो हमारा ई नाम हो जाता है। जो हमारे एनसीडेक्स है वहाँ पर आपको फ्यूचर्स प्राइस मिलती है, ई नाम पर भी आपको आज की प्राइस मिलेगी, ऑक्शन होके वो बताएंगे आज आप इस भाव पर बेच सकते हैं। एनसीडेक्स में हम कहते हैं कि हमें 30 दिन बाद बेचना है या 40 दिन बाद बेचना है, और आपको 40वें दिन का प्राइस आपको मिल जाता है। ये फायदा आपको फ्यूचर्स मार्केट में ही मिलेगा, इनाम या जो आपकी लोकल मंडी है वहाँ पर नहीं मिलेगा। और अगर हमारे छोटे किसान ने एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर लिया हुआ है एनसीडेक्स में, मतलब उसने माल ऑलरेडी बेचा हुआ है, तो उसका प्राइस भी फिक्स्ड है। उसके बाद अगर प्राइस नीचे गिर भी जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको मैच्योरिटी प्राइस मिली हुई है, तो उस प्राइस पर अगर वो अपना माल डिलीवर करता है तो उसको वो अग्रीड प्राइस ही मिलेगा, तो ये बहुत फायदा हो जाता है। बिल्कुल मैम, तो फ्यूचर प्राइस क्या है और किस तरह से जो किसान है वो इसका फायदा उठा सकते हैं, मैम इस पे मैं एक बार फिर आपसे सवाल करूंगी। फिलहाल मैं डॉक्टर रवि सिंह आपसे समझना चाहूंगी कि अगर एज अ इन्वेस्टर कोई सोचे कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो कौन सा एक्सचेंज पे उसे जाना चाहिए, क्या उसे एनसीडीएक्स कंसिडर करना चाहिए, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, चूंकि एनसीडीएक्स में आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जनरली 3 महीने तक के अवेलेबल होते हैं, 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट आपको वहां पर मिलते हैं। तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो मैक्सिमम आप 3 महीने की कर सकते हैं। तो अगर सपोज करिए कि अभी इस समय मैं मई में बैठा हूं, तो अप्रैल, मई, अप्रैल और
जून, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको वहां पर मिलते हैं। और जैसे ही एक महीना मई खत्म होगा तो अगला जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 कॉन्ट्रैक्ट एक एट अ टाइम पे आपको वहां पर दिखाई देते हैं। तो कोई अगर इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाता है तो उसको 3 महीने के लिए यहां पर इन्वेस्ट कर सकता है। 3 महीने के बाद फिर उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट करना पड़ता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस तरीके से उसकी ट्रेडिंग होती है। चूंकि यहां पर एनसीडीएक्स में कंप्लीटली वायदा बाजार की ट्रेडिंग होती है तो उसका प्राइस सेटलमेंट भी होता है। तो इस कई बार ऐसा होता है कि आप किसान नहीं हैं, आपके पास स्पॉट वैल्यू नहीं है, तो आपको सेटलमेंट से पहले सौदा काटना पड़ता है। यानी कि अगर सपोज करिए मैं किसान नहीं हूं और मैं फिर भी यहां पर निवेश की रणनीति चाहता हूं कि मुझे कमोडिटी के प्राइसेस का फायदा मेरे पोर्टफोलियो पे मिले, तो मैंने कोई कमोडिटी खरीदी या कोई कमोडिटी बेच दी कि इस कमोडिटी की पैदावार ज्यादा है, इसके आगे प्राइसेस गिर जाएंगे, तो मैं इस चीज को वापस मुझे रिवर्स करना पड़ेगा एक्सपायरी से पहले। तो इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट रणनीति बना सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज में चूंकि पीछे अगर रिकॉर्ड को देखा गया हो तो बहुत सी स्पेकुलेशन, बहुत सी वोलेटिलिटी रहती है और इसी वजह से जो लोग इस पे काम करते हैं वो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसको भी रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही यहाँ पर करने में ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल। मैम, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। जैसे हम जो फ्यूचर ऑप्शंस की बात कर रहे थे, किसान किस तरह से इसका फायदा उठा सकता है, और एक सवाल और मैं इसमें साथ ही जोड़ना चाहूंगी, खवातीन को लेकर, फीमेल्स को लेकर काफी कुछ, मतलब अगर अब देखा जाए तो खवातीन आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही हैं, तो क्या कोई स्पेशलाइज्ड स्कीम्स और क्या कुछ स्पेशलाइज्ड इसमें चीजें हैं जिसकी वजह से वो भी इसका फायदा उठा सकती हैं? एनसीडीएक्स टोटली ऑनलाइन है, राइट, और आपको फैसिलिटी देती है कि आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कल आपको लगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो आप एक तरह कैंसिल भी कर सकते हो, राइट। लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो जैसे समझाया गया था, आपको 10% मार्जिन तक देना पड़ सकता है, जो कि काफ़ी हो जाता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज बड़ा है तो 10% उसका भी बड़ा हो जाता है, राइट। जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस उसके अलावा थोड़े से कम प्राइस के होते हैं, उसमें भी हम मार्जिन नहीं बोलते, उसमें हम ऑप्शंस प्रीमियम बोलते हैं। भी कुछ ना कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। इसमें हम जब बोलते हैं हमारे पास ऑप्शन है बेचने का, तो एक तरह हमने कमिट नहीं किया कि हम बेचेंगे, इतने टन बेचेंगे। हमने कहा कि हमारे पास ऑप्शन है, अगर हमें लगे कि प्राइस हमारे फेवर में बाहर मुझे मिल सकता है तो मैं इस एक्सचेंज पर नहीं बेचूंगा, ऑलराइट। तो ऑप्शंस इसलिए काफ़ी लोग लेते हैं, और जैसे मैंने कहा उनका जो कीमत होती है वो भी काफ़ी कम होती है। फ्यूचर्स में आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपने खरीदा, जैसे 1 महीने पहले खरीदा, 1 महीने बाद प्राइस ऑलरेडी काफ़ी मार्केट में बढ़ गई है, लेकिन आपका प्राइस तो फिक्स्ड है, तो आप सस्ता खरीद के बाहर आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये तो आपको देखना है आप कितनी रिस्क ले सकते हो। फ्यूचर्स में ज़्यादा रिस्क है कि अगर प्राइस तुम्हारे फेवर में नहीं गया तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, आपको जो लॉस होगा वो जो आपने शुरू में प्रीमियम मनी पे किया हुआ है सिर्फ उतना ही होता है, उसके बाद आपको और लॉस नहीं होता। और जैसे आपने कहा कई समाज के कई वर्ग अब इस चीज़ में आ सकते हैं, श्योरली, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। तो टेक्नोलॉजी इनेबल सारा कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। मैं जैसे बताया गया था, मैं किसान हूँ भी नहीं, मेरे पास कोई फसल भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार खरीदती हूँ ऑन दी एक्सचेंज, और मैच्योरिटी से पहले अगर मुझे लगे कि एक्सचेंज पर जो भाव दिखाया जा रहा है वो काफ़ी बढ़ गया है तो मैं बेच भी देती हूँ, ऑलराइट। तो अगर मैं खरीद रही हूँ और बेच रही हूँ लेकिन फिजिकल कमोडिटी नहीं दे रही, जो भी डिफरेंस है प्राइस का, सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस, उतना मुझे मिल जाएगा अगर वो मेरे फेवर में है। अगर मेरे फेवर में नहीं है उतना मुझे देना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर मैं कोई ट्रेड नहीं भी करती, मेरे पास मैं कोई फार्मर भी नहीं हूँ, तो भी
हम सब इस मार्केट में भाग ले सकते हैं। तो डेफिनेटली पीपल हु नो टेक्नोलॉजी, बी इट लेडीज, बी इट यंग पीपल, जो टेक्नोलॉजी यूज करके वो उनको लगता है कि वो इस चीज में आ सकते हैं, और बाकी हेजर्स तो हैं ही, जो असल में जिनके पास फसल है उनको तो डेफिनेटली एक फिक्स्ड प्राइस चाहिए ही, या जिसने फसल कोई खरीदनी है, जैसे टमाटर खरीदने हैं किसी बेकरी को, तो डेफिनेटली उनको भी तो खरीदना ही है, तो उनके लिए हम हेजिंग कहते हैं। तो दोनों हेजिंग के लिए और एक प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी के लिए दोनों चीजें काफी आसान हैं समझने के लिए, इसीलिए समाज के काफी वर्ग के लोग इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रवि सिंह, सरकार की जानिब से काफी इकदाम किए जा रहे हैं। सरकार काफी कोशिश कर रही है कि जो रूरल एरिया के जो लोग हैं उनको जोड़ा जाए, उनके लिए उस तरह की स्कीम्स भी लाई जा रही है, और किसानों की जो आमदनी है उसको दोगुना करने की कोशिशों में लगी है। तो इसी सिमत में अगर मैं समझना चाहूं कि जो खवातीन हैं वो उनकी हिस्सेदारी जो है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी बढ़ गया है। अगर किसान में अगर देखें या ज़रूरी पैदावार में अगर देखें तो काफी बढ़ गए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है काफी बढ़ गया है। मैं चाहूंगी थोड़ा सा रोशनी आप उस पर डालें कि किस तरह से खवातीन इससे ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। देखिए, हमारी माताएं और बहनें जो हैं वो तो हर चीज़ में अब आगे हैं, और जहां तक मैं समझता हूं शायद आप स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट हो, बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट हो, या फिर गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट हो, ETF में इन्वेस्टमेंट हो, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी और वो वर्चस्व दिखाया है। इस समय अब देखें तो NCDX की जहां पर बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा आपका जो है, चूंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ट्रेडिंग और चूंकि ये वायदा बाजार में ट्रेड होता है तो थोड़ा सा महिलाएं इसको कम ध्यान देती हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि घर बैठे जो आप किचन संभाल रही हैं उसी किचन के को समझते हुए आप ये समझ सकती हैं कि आप उससे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी बना सकती हैं। जहां तक महिलाओं की बात की जाए तो देखिए, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इसमें आर्बिट्राज और हेजिंग की तरफ, यानी अगर जो लोग एक्सचेंज में जॉब करते हैं, या जो लोग आर्बिट्राज करते हैं, या फिर जो लोग अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं, वहां पर महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये महिलाओं, माताओं और बहनों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप घर बैठे, जैसा मैम ने बताया कि आप इसको ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के थ्रू एक्सचेंज पे लॉगिन करके आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कराकर आप खरीदारी और बिकवाली दोनों कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू होना चाहिए। और जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, खासतौर से जैसे हम डाइवर्सिफिकेशन ये कहते हैं कि आप इक्विटी में निवेश करें, आप FD में निवेश करें, आप प्रॉपर्टी में निवेश करें, आप गोल्ड पे निवेश करें, तो वहां पर डाइवर्सिफिकेशन में ये भी कहा जाता है कि आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज की तरफ भी इन्वेस्टमेंट और वहां पर भी आप अपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को रखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारी जो चूंकि आपने जब किसानों की बात की है तो देखिए उसमें माताएं और बहनों ने बहुत बड़ी भागीदारी दिखाई है, और ज्यादातर जो मंडियां हैं उसको तो देखा जाए तो मुझे लगता है कि महिलाएं ही यहां पर रन कर रही हैं। तो उनके लिए हेजिंग टूल के तरीके से ये NCDX एक्सचेंज काफी फायदेमंद है, क्योंकि बहुत से लोग अपने जो स्टॉक है उसको हेज करना चाहते हैं। हेज करने का मतलब ये है सिंपल कि आज मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, अब इसका प्राइस आगे गिर जाएगा या बढ़ जाएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कॉस्ट के हिसाब से ये प्राइस जो आज मिल रहा है या जो आगे के 3 महीने के प्राइसेस मिल रहे हैं ये सुटेबल है और इससे मेरा मुनाफा बनता है। तो मैं ये कर सकती हूं कि जो अपने पास स्टॉक है उसको होल्ड करके और उसके अगेंस्ट में फ्यूचर में मार्जिन देकर उतनी पोजीशन को सेल कर सकते हैं, और जब 3 महीने बीत जाते हैं तो आप उसका फायदा उठाकर आपके पास जो डिलीवरी है उस डिलीवरी को एक्सचेंज को दे सकते हैं, क्वालिटी को वेरीफाई कराकर। तो इस तरीके का सीधा सीधा फायदा हमारी माताएं और बहनें उठा सकती हैं। बिल्कुल। मैम, जिस तरह से अभी डॉक्टर रवि कह रहे थे कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें एक चीज़ जो है वो NCDX को भी ऐड किया जा सकता है। मैं चाहूँगी थोड़ी रोशनी आप इस पर डालें कि जब बात आती है कि स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करें या NCDX में, छोटे इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो छोटे इन्वेस्टर्स किसको ज़्यादा प्रेफर करें? क्या वो NCDX को कंसिडर कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं और सभी को करना ही चाहिए,
ओके, क्योंकि कल क्या प्राइस होगा किसी को भी नहीं पता। हम इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, सबसे पहले यही बताया जाता है कि आप इक्विटी शेयर भी कोई बहुत अच्छी कंपनी हो, फिर भी इसका मतलब नहीं ये है कि आप सारा पैसा उसी कंपनी के शेयर्स के ऊपर खरीदें। तो आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना है, कई तरह की कंपनीज में डालना है। बट अब हो सकता है कि कुछ भी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकता है जिसके वजह से ये चारों पांचों कंपनीज जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है, या तो इनके भाव ऊपर जा रहे हैं या इनके भाव नीचे गिर रहे हैं। ओके, तो ये बहुत हो जाता है कि मैंने तो अपनी तरफ से डाइवर्सिफाई किया था, 5-6 कंपनीज में अपना पैसा डाला था, लेकिन कुछ ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जाता है, जैसे समझ लो आजकल युद्ध कई जगह छिड़ा हुआ है, युद्ध की वजह से स्टॉक मार्केट्स नीचे आए हैं। तो चाहे तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, चाहे दूसरे स्टॉक्स हैं, सभी के सभी काफ़ी नीचे गिरे हैं और हमारे भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस के प्राइस भी काफ़ी गिरे हैं। तो आपके डाइवर्सिफाई होने के बावजूद आपको नुकसान हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, आप थोड़ा सा पैसा बॉन्ड मार्केट में भी डालिए, थोड़ा सा पैसा आप कमोडिटी एक्सचेंज में भी डालिए, क्योंकि हो सकता है जब आपके स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर रहे हों तब आपके कमोडिटी प्राइसेस एक्चुअली ऊपर जा रहे हों। और ये हुआ भी है, जैसे आपने देखा जब हमारे स्टॉक प्राइसेस नीचे गिर रहे थे, हमारे गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। ओके, तो वो MCX में ठीक है बिक रहे हैं, बट इवन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, काफ़ी एग्रीकल्चरल गुड्स वो ऊपर जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसे जो एसेट्स हैं जो आपस में जिनका कोरिलेशन बहुत कम है, और माना जाता है कि कमोडिटी एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज इनकी कोरिलेशन थोड़ी कम होती है, इसीलिए आपको पैसा अगर आप उन एसेट्स में डालोगे तो कितना भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपके फेवर में न हो तो स्टॉक प्राइसेस गिर सकती हैं, लेकिन आपके कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, तो आपका नुकसान काफ़ी कम हो जाएगा, इनफैक्ट प्रॉफिट हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, थोड़ा सा आप इस पे रोशनी डालिए। जैसे मैम ने भी अभी जिक्र किया कि कई जगह पे युद्ध के हालात हैं, जंग के हालात हैं, तो उस तरह से जो प्राइसेस हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। तो अगर हम NCDX की बात करें तो जो ग्लोबल मार्केट है उसका NCDX पे क्या इम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा इसको समझाइए। और साथ ही ये बताइए कि इस टाइम पर, ऐसे टाइम पर छोटे जो किसान हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन इस तरीके से इंक्रीज होता है, उसके दो जो है वो इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। या तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं या फिर प्राइसेस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि जिसकी पैदावार ज़्यादा हो रही है और जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके एक्सपोर्ट पर काफ़ी हद तक बैन या फिर एक्सपोर्ट पे कमी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसके स्टॉक भारत में जो कमोडिटी उसके इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके प्राइसेस थोड़े गिर सकते हैं। लेकिन उसी के दूसरे पार्ट को अगर समझें तो आपको ये वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी कि जिसके जो बाहर से हम सप्लाई यहाँ पर मंगा रहे हैं उसकी शॉर्टेज भी होगी, तो उस कमोडिटीज के यहाँ पर प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं और बढ़ेंगे। तो इस तरीके की जो वोलेटिलिटी है उसको हेज करने के लिए आपका NCDX का प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको काम आता है, क्योंकि सपोज अगर एक्सपोर्ट नहीं इस समय जा पा रहा है और आपके पास स्टॉक है, तो आज फ्यूचर का प्राइस आपका ज्यादा है तो वहां पर आप सेलिंग करके आप अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। और जब 2 से 3 महीने बाद आपका जब मैच्योर होता है तो आप वहां पर NCDX में एक्सचेंज में जाकर आप अपनी डिलीवरी लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक छोटे बड़े किसान भाई बहन हैं, उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए और डे टू डे प्राइस की जो वोलेटिलिटी है, जो उतार और चढ़ाव है, उसका ध्यान जरूर रखें। और जब भी मंडी में माल लेकर जाना हो तो उससे पहले NCDX के प्राइसेस को जरूर वॉच करें और हो सके तो किसी कंसल्टेंट से एक बार राय जरूर लें, क्योंकि इस पे कई फंडामेंटल और कई टेक्निकल पैरामीटर पर यह भी प्रेडिक्शन निकाला जाता है कि आगे इसके प्राइसेस कैसे होंगे,
डिमांड कैसी होगी, सप्लाई कहाँ से ज़्यादा आएगी, कहाँ पर सप्लाई की कमी होगी, कौन सी मंडी पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और किस मंडी पे इसकी डिमांड आने वाली है। तो इस तरीके की बहुत सी संस्थाएं हैं जो रिपोर्ट रिलीज करती हैं और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो छोटे किसान भाई बहनों को इस डिमांड और सप्लाई के गेम को समझना पड़ेगा और उसको समझकर आसानी से आप अपनी फसल को हेज कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्राइस डिस्कवरी को नहीं समझेंगे तो समस्या आपके लिए होगी, और समस्या इस बात की होगी कि आप जो प्राइस सोचकर जा रहे हैं वो प्राइस पर आप अपना सौदा एग्जिट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आपको वहां पर कुछ नुकसान उठाना पड़े। लेकिन अगर आप कंटिन्यू ध्यान रखते हैं तो आप उसमें जो उतार और चढ़ाव है उसका फायदा भी यहां पर उठा सकते हैं। बिल्कुल। मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगी, जैसे जो छोटे किसान होते हैं और उनकी जो फसल, जो उस तरह की फसल होती है जिसका टाइम स्पैन बहुत कम होता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप उनको हिदायत दें कि किस तरह से वो अपनी फसल को लेते हुए NCDX को कंसिडर करते हुए किस तरह से फायदा उठा सकते हो और किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि वो फसल एडवांस में बेच सकते हैं, मतलब शायद उन्होंने अभी तक उगाई भी नहीं है, तो अगर वो फसल 2-3 महीने में तैयार हो सकती है। और काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं, टमाटर एंड काफ़ी सारे, सिर्फ वीट राइस नहीं, जितने भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, मसाले भी उसमें आ जाते हैं, सब के सब। तो अगर आपको लगता है, जैसे हमें 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो मैक्सिमम 3 महीने, अगर 6 महीने में भी फसल आपकी तैयार होती है तो आप उगा के थोड़ी देर के बाद आप एक तरह अपनी फसल बेच रहे हो और आपको भाव जो मिल रहा है उस भाव पर आप, जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, जब आप लेके जाओगे मंडी पर या कोई आपके वहाँ फार्म से कोई कलेक्ट करेगा, तो आपको प्राइस एकदम फिक्स्ड मिलेगा। आजकल तुम्हें पता, हमारे देश में भी सब लोग बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। हमारे सब किसान अभी भी 22-23 क्रॉप्स पर हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, और हमेशा किसान का एक ही डिमांड रहता है कि बाकी क्रॉप्स पर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारे जो ये फ्यूचर्स मार्केट हैं, अगर वो उनकी फंक्शनिंग इतनी अच्छी चल रही है और इससे बढ़िया हो जाएगी, अगर ज़्यादा क्रॉप्स और ऐड की जाएंगी, तो हम देखेंगे कि फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंसमेंट की भी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब आप एक गारंटीड प्राइस फार्मर को दे रहे हो। ये छोटा फार्मर और फ्यूचर्स एक्सचेंज पर जाकर इसको भी तो एक फिक्स्ड प्राइस मिल रही है। अगर आज जो फिक्स प्राइस उसको मिल रही है, अगर वो उससे खुश नहीं है, उसके पास लेटर से 3 महीने हैं, जब भी मार्केट में प्राइस ऊपर जाए, जो कि एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट होगा, जिस दिन भी प्राइस ऊपर जाए उसी दिन वो फटाफट अपना माल बेच सकता है। डिलीवर तो बाद में ही करेगा, लेकिन एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये फायदा छोटे किसानों के लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। ये फायदा आपको दूसरे एक्सचेंजेस में नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा, ई नाम भी बहुत अब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी मंडियां अक्रॉस द कंट्री सारी की सारी जुड़ गई हैं। तो जो एक तरह का कार्टेलाइजेशन हो रहा था कमीशन एजेंट्स का, वो नहीं हो रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी स्पॉट प्राइस पर हो रहा है। फ्यूचर्स प्राइस मतलब हमारे फार्मर्स को ये नहीं पता कि कौन से प्राइस पर वो बेचेंगे। तो ई नाम पर अगर आज का प्राइस आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप फिर तीसरे दिन चौथे दिन दोबारा से ट्राई कर सकते हो कि उस दिन तुम्हें ऑक्शन प्राइस क्या मिलेगा। तो ये फायदा जरूर है NCDEX पर कि आपको एक फिक्स्ड प्राइस मिल जाता है, जो कि हो सकता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा मिले आपको। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप बताएं कि किस तरह से, क्या मतलब हिदायत देना चाहेंगे आप हमारे नाजरीन को कि अगर जो किसान हैं, अगर उनके पास जो शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी, जिनका लाइफ स्पैन कम है, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और जो NCDEX में अपने माल की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए इस पे जाने से पहले, इस प्लेटफॉर्म से जाने से पहले और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत से जब किसान भाई बहन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे पहले अपनी क्वालिटी, जो अगर आप किसान हैं और आपके पास स्टॉक है तो उसका क्वालिटी चेक जरूर करवा लें, जैसा मैम ने पहले भी बताया था, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपको उस ग्रेड का जो है वो रेट मिल पाता है पहला। अब जब NCDX में जब आप डिलीवरी लगाने जाते हैं तब आपको इस बात की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड कर रहे हैं तो चाहे आप छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, नहीं भी किसान हो, या फिर एक आम इन्वेस्टर है जो कि छोटे मोटे ट्रेड करना चाहते हैं, उनको अपने सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ऐसे तो फंडामेंटल फैक्टर बहुत से हैं, जैसे कि आपको इस बात का डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखना पड़ेगा, कब इसकी सप्लाई, कब जो है वो पैदावार आती है, किस सीजन में आती है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए स्टार्टिंग में बताया था कि इस समय गेहूं की पैदावार होती है तो उसके रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देखने को मिलते, और लगभग मई के एंड और जून के फर्स्ट वीक तक गेहूं के दामों में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके से सरसों के दाम इस समय जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपरी स्तर पर नहीं देखने को मिलते, क्योंकि अभी स्टॉक पे सरसों का स्टॉक जो है वो काफ़ी बढ़ा होता है। तो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल सीजनल जो आप फसलों का आप ज्ञान रखते हैं, उसी ज्ञान को यूज करके आप यहाँ पर उस प्राइसेस की डिस्कवरी का आप फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक अगर आप किसान नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब चूंकि ये एग्री कमोडिटीज की यहाँ पर बात हो रही, तो ये सीजनल फसलें होती हैं जिसके बारे में आप थोड़ी सी पढ़कर जानकारी लेकर और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट रणनीति बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ NCDX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तरक्की की नई राहें हमवार करता है और माल बेचने का साफ, महफूज और असरदार तरीका फराहम करता है। यहां अशिया की बेहतर कीमतें, बिचौलियों से राहत और लेन देन में ईमानदारी की सहूलत मिलती है। सरकार और दीगर इदारे इससे जुड़ने वाले लोगों की मदद करने के लिए पेश हैं और इसीलिए इस मंच से हमने इस प्लेटफॉर्म का मकसद आसान जुबान में समझाने की कोशिश की है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।